हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, जो कि हर साल पूछने वाला प्रश्न है। तो आप लोग प्रश्न को देखिएगा और जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न को आप लोग देखिएगा और उसका जवाब दीजिएगा, जो कि हर साल पूछने वाला है। सभी प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न नंबर पहला का है कि जानता शब्द में प्रत्यय है। तो जानता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा कि जानता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो प्रत्यय शब्द जो शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो जानता जो ता लास्ट में है उसे, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देहचोर शब्द कौन सा समास है? देहचोर शब्द कौन सा समास है? तो देहचोर शब्द कौन सा समास हो जाएगा? तो देहचोर, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि देहचोर शब्द जो कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो इसका याद रखिएगा कि ये मिश्र वाक्य है। आप लोग याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग देखिएगा और इसका याद करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है कि असुर शब्द का पर्यायवाची है। तो असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो असुर शब्द का पर्यायवाची दानव हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि असुर शब्द का पर्यायवाची दानव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकता शब्द का विलोम है। तो एकता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो एकता का अनेकता हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि एकता शब्द का विलोम अनेकता होता है। अगला प्रश्न है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। तो जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एक शब्द में चंद्रशेखर कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे हम लोग चंद्रशेखर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक पंथ दो काज मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक पंथ दो कार्य मुहावरा का अर्थ हो जाएगा एक कार्य से दो लाभ होना। उससे हम लोग कहते हैं एक पंथ दो काज मुहावरा का अर्थ हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, और अगर एग्जाम में आए तो आप लोग लगाइएगा कि एक कार्य से दो लाभ होना एक पंथ दो कार्य का मुहावरा हो जाएगा। प्रश्न को देखते चलिएगा और इसे याद करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है कि आटा शब्द है। तो आटा क्या है? आप लोग बताइएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि कोई नहीं है। तो आटा हमेशा जो कि ये आटा हमेशा पुल्लिंग होता है। आप लोग याद रखिएगा कि आटा पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि पंख शब्द है। तो पंख क्या हो जाएगा? तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। तो पंख कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा, यह शब्द तत्भव हो जाएगा। पंख को तत्भव हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चौराहा शब्द कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द कौन सा समास हो जाएगा? तो चौराहा हमेशा चार को बात कर रहा है, तो द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि संख्या दिखा रहा है चौराहा। तो इसका करेक्ट आंसर द्विगु हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? तो ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कलाकार थे? तो आप लोग याद रखिएगा, गुजरात के ये लोकप्रिय कलाकार थे। तो ईश्वर पेटलीकर अगर आप लोग को एग्जाम में आए तो गुजरात लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी एक ऐसी कहानी है। तो ये कहानी जो कि सामाजिक पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा,
ये सामाजिक कहानी है। अगला प्रश्न है कि अगले दिन सीता ने क्या किया। तो अगले दिन सीता ने क्या किया, तो अगले दिन सीता ने घर छोड़ दी। तो अगले दिन सीता ने क्या किया, तो घर छोड़ दी। आप लोग याद रखिएगा कि अगले दिन सीता ने घर छोड़ दिया। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो उससे तेज बुखार के कारण पापाती बेहोश पड़ी थी। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो पापाती बेहोश क्यों थी, तो आप लोग लगाइएगा कि तेज बुखार के कारण पापाती बेहोश पड़ी थी। अगला प्रश्न है कि मंगू कब से पागल है। तो मंगू कब से पागल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मंगू जो कि जन्म से पागल है। आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो उसे लगाइएगा कि मंगू, अगर पूछे कि कब से पागल थे तो आप लोग जन्म से मंगू पागल था। तो आप लोग इसका आंसर जन्म से लगाइएगा। तो प्रश्न को देखिएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है कि देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवी अगर मरीजों को उसे कमरे में बंद करके रखा जाता था। जो उपद्रवी मरीज होते थे उसे कमरे में बंद करके रखा जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर कमरे में बंद करके उपद्रवी मरीजों को रखा जाता था। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसको ऑर्डर प्राप्त किया। तो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसको ऑर्डर प्राप्त किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो डॉक्टर से ऑर्डर प्राप्त किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर लगाइएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई। तो लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटों बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुहाल में। इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, गुहाल हो जाएगा। प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। इस तो ये बात किसने कहा था, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बीजू की पत्नी पुष्पा ने यह बात कही थी कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या। इसका करेक्ट आंसर बीजू की पत्नी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमला वली अमला से कहा के डॉक्टर ने पापती को लेकर मदुरै जाने का कहा था। तो वली अमला से कहा के डॉक्टर ने पापती को लेकर मदुरै जाने का कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गांव के डॉक्टर ने ये बात कहा था कि वली से कि इससे पापती को मदुरै ले जाने का बात गांव के डॉक्टर ने कहा था। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उदय शब्द का विशेषण है। तो उदय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो उदय शब्द का विशेषण उदित हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि उदय शब्द का विशेषण अगर पूछे तो आप लोग उदित लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि पानी शब्द कौन सा संज्ञा है। तो पानी शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो पानी जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा।
आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। तो पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पीताम्बर शब्द का पीत प्लस अंबर से जो कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद बनता है, तो पीत प्लस अंबर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संयोग शब्द का विलोम है। तो संयोग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो संयोग शब्द का विलोम वियोग हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो अपदान से जो कि अलगाव को दिखाता है, तो छत से उतरी हुई लता अपदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, इसे कोलार कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न को देखिएगा और आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था? तो लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह बात किसने कहा था? तो ये बात मंगमा ने कहा था। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तुरई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो यह पंक्ति जो कि माँ कहानी से लिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर माँ कहानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, दलाई बांध की निगरानी गांव के लड़के बारी बारी से कर रहे थे। तो इसका दलाई बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गौशाला की। इसका करेक्ट आंसर आप लोग गौशाला याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में आए तो आप लोग गौशाला लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि जो पर के अधीन है एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जो पर के अधीन होता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? पराधीन। आप लोग याद रखिएगा, उसे एक शब्द में पराधीन कहा जाता है जो पर के अधीन होता है। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा हानि पहुंचाने का यत्न करना, जो कि कुआं खोदना का मुहावरा हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो छ का उच्चारण स्थान आप लोग उच्चारण करके देख लीजिएगा, ये इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौजोजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महा प्लस ओजस्वी इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। इसमें से शुद्ध शब्द जो कि गुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो गिरोह जो कि समूह को दिखाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नारी शब्द क्या है? तो नारी शब्द क्या हो जाएगा? तो नारी जो कि हमेशा स्त्रीलिंग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, नारी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो आप लोग स्त्रीलिंग लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो घर से लौटा हुआ लड़का कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा? तो अपदान कारक जो कि हो जाएगा। घर से लौटा हुआ जो कि अपदान से अलगाव को दिखाता है, तो ये घर से लौटा हुआ लड़का अलगाव की बात हो रहा है, तो अपदान कारक आप लोग याद रखिएगा।
वह देखता है किस काल का उदाहरण है? तो वह देखता है कौन सा काल का उदाहरण हो जाएगा? तो वर्तमान काल की ये बात करता है, तो आप लोग याद रखिएगा वर्तमान काल हो जाएगा। अगर एग्जाम में आए तो वर्तमान काल लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि विमुख शब्द में उपसर्ग है, तो विमुख शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो उपसर्ग जो शब्द से पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आप लोग मुख जो कि वहाँ उसमें विमुख जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्द से पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैं आप ही चला आता था, मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं आप ही चला आता था तो किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? तो निजवाचक निजवाचक सर्वनाम की बात हो रहा है कि मैं आप ही चला आता था, तो इसका करेक्ट आंसर निज की दिखा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर निजवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा? तो संख्या की दिखा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिजन शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो कि शब्द से पहले लगता है, तो आप लोग याद रखिएगा परिजन शब्द में परि जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिजन शब्द का उपसर्ग शब्द परि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, तो बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो बढ़िया शब्द में बढ़िया या जो शब्द के अंत में लगता है उसे आप लोग उच्चारण कर लीजिएगा बढ़िया का, तो या आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? या आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भाई बहन शब्द कौन सा समास है? तो भाई बहन जो कि द्वंद को दिखा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा भाई बहन जो जोड़ी है, तो आप लोग याद रखिएगा ये द्वंद समास हो जाएगा। भाई बहन द्वंद समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कलंक शब्द का विशेषण है, तो कलंक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो कलंक शब्द का विशेषण जो कि कलंकित हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कलंक शब्द का विशेषण कलंकित होता है। अगला प्रश्न है कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? तो उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? तो ये वाक्य जो कि सरल वाक्य को दिखा रहा है कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, इसमें सरल वाक्य दिखा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा ये सरल वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अशुद्ध वाक्य है? तो अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए आप लोग सबसे पहले ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। तीसरा का ऑप्शन है कि तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा चौथा ऑप्शन है कि तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी। तो इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग देखिएगा कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तो ये होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। शुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए आप लोग सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा, तब शुद्ध वाक्य को आप लोग पहचान करिएगा। अगला प्रश्न है कि अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पद का उदाहरण है? तो ये जो कि विशेषण को दिखा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा ये विशेषण पदबंध का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, तो आप लोग पर्यायवाची सबसे पहले उसका ऑप्शन से ढूंढ लीजिएगा कि पर्यायवाची शब्द कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द जो कि पट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा अगर एग्जाम में आए कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पट आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के पिता का क्या नाम था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था?
तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री उनके पिताजी का नाम था, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। तो धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी से। इसका आप लोग याद रखिएगा, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, मिट्टी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है। तो चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो आप लोग याद रखिएगा, कुंवर नारायण जी का ये रचना है चक्रव्यूह। तो इसका करेक्ट आंसर अगर एग्जाम में आए तो आप लोग कुंवर नारायण लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, और प्रश्न को देखिएगा। ये सभी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो इसका आंसर 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक लेखक रामविलास शर्मा जी ने प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। इसका करेक्ट आंसर आप लोग 1949 से 1953 ईस्वी तक लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। 69 ये प्रश्न है कि दंडात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये परंपरा का मूल्यांकन पाठ की ये पंक्ति है। आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर अगर एग्जाम में आए तो परंपरा का मूल्यांकन लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था। तो नेपाल में अगर बिरजू महाराज जी के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? तो हरिहर लाल उनका नाम था। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हरिहर लाल लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान आप लोग उच्चारण करके देखिए कि ध दो की दंत समास यदि दंत उच्चारण आ रहा है दंत से, तो आप लोग लगाइएगा, ये दंत हो जाएगा, दंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध का उच्चारण स्थान। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब यह कहलाती है। तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह कहलाती है कि वो संयुक्त ध्वनि है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा, संयुक्त ध्वनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिक शब्द का संधि विच्छेद है। तो नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 9 + इक इसका करेक्ट आंसर नाभिक का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सहोदर इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। आप लोग सहोदर लगाइएगा, इसका करेक्ट आंसर सहोदर हो जाएगा। चलिए प्रश्न को देखते चलिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है कि निम्न में चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह कौन हो जाएगा? तो योजक जो कि ये माइनस वाला चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। सुख शब्द कौन सा लिंग है? तो सुख शब्द कौन सा लिंग हो जाएगा? तो सुख हमेशा पुल्लिंग होता है। तो आप लोग पुल्लिंग लगाइएगा अगर एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा, यह कौन सा कारक का उदाहरण हो जाएगा? तो कर्ता ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोगों ने चोर को मारा, इसका करेक्ट आंसर कर्ता कारक हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा शब्द क्या हो जाएगा, तो भिक्षा तत्सम हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो बाघिन होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए कि गुरु नानक जी की रचना का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम नाम के बिना, जो कि बोली हम लोग को वाणी जो होती है वह राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग राम नाम के बिना लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश होता है, उसमें कवि रस खान जी का संबंध पठान राजवंश से था, तो आप लोग याद रखिएगा पठान राजवंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगयो मन पावन चित चोर पलक ओठ नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है, तो यह पंक्ति कौन सी कविता से है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रेम आयनीन श्री राधिका जी से ये पंक्ति है, तो जो लाइन ये है ये प्रेम आयनी श्री राधिका इसका कविता से ये लाइन लिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या हो जाएगा, तो सवैया एवं घानाक्षरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विरह लीला किनकी रचना है, तो विरह लीला किनकी रचना हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा घानानंद जी का विरह लीला रचना है। अगला प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रेमघन सर्वस्व इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। युगवाणी किसकी काव्यकृति है, तो युगवाणी किसकी काव्यकृति हो जाएगी, तो सुमित्रानंद पंत जी इसका करेक्ट आंसर जो कि युगवाणी के काव्यकृति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया, तो सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग लगाइएगा समाजवाद की ओर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस पंक्ति की, किस कविता की पंक्ति है, तो सिंहासन खाली करो किस की जनता आती है, तो ये लाइन जो कि जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर अगर एग्जाम में आए तो जनतंत्र का जन्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न है कि ये प्रश्न रिपीट हो गया है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है, तो जनतंत्र का जन्म आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिलनों और अबिनों के बीच में कौन सी नदी है, तो बिलनों और अबिनों के बीच में कौन सी नदी है, तो आप लोग याद रखिएगा रोन नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था, आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो मंगू जो कि मछली छीनने का कोशिश कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर अगर एग्जाम में आए तो आप लोग मंगू लगाइएगा। अगला प्रश्न कि डयोढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो डयोढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यतीन्द्र मिश्र का यह काव्य संग्रह रचना है। तो यतीन्द्र मिश्र लगाइएगा अगर आए तो एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी को रीढ़ बोलते हैं होती है तो को क्या कहते हैं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग नय के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अगर एग्जाम में आए तो नय लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। तो गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। तो 2 अक्टूबर को प्रति वर्ष उनकी जयंती के रूप में हम लोग 2 अक्टूबर मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अगर एग्जाम में है तो 2 अक्टूबर लगाइएगा। प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न जो ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। प्रश्न है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेंगे। यह किसका विचार है। तो ये विचार किनका था, तो आप लोग बताइएगा। तो ये विचार जो कि महात्मा गांधी जी का था। तो अगर एग्जाम में आए तो आप लोग महात्मा गांधी याद रखिएगा। काशी में मरण भी माना गया। तो काशी में मरण भी माना गया, तो ये जो कि मंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया। तो यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार जी की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यार जुलाहे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। तो मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। तो पिताजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। तो हिंदी का VVI क्वेश्चन बैंक था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सभी प्रश्न था। ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग याद करिएगा। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।